हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैंक कंडन्स प्रिंसिपल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था वाइब्रेशन कोर्स स्ट्रक्चर। वहां पे हमारा वर्ड आया था वहां पे हमने सारा देख लिया ट्रांजिशंस कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है और उसे वाइब्रेशन कोर्स स्ट्रक्चर ही हम क्यों मान रहे हैं। फिर वही चीज आ जाती है कि लाइक ट्रांजिशंस वहां पे हो रहे हैं, ठीक है, बट एक फैक्टर आता है इंटेंसिटी का कि ट्रांजिशंस किस लेवल से किस लेवल पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन जनरल केस हमने क्या देखा था, जब हम ओनली वाइब्रेशन लेवल की बात कर रहे थे तो वाइब्रेशन लेवल्स में हमारा कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस कहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे ट्रांजिशंस होते सिर्फ इसके वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर, लाइक यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से फिर आगे अबो। ये वाले ट्रांजिशंस हमें कहाँ पे देखने को मिल रहे थे, ओनली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे वर्क कर रहे थे ऑल्सो सिलेक्शन रूल्स। बट इन केस ऑफ वाइब्रेशन कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है कि ये वाले ट्रांजिशंस यहाँ से ना होगी। अब की बार ट्रांजिशंस कहाँ से हो रहे हैं, नीचे से, मतलब ग्राउंड स्टेट्स वाले इलेक्ट्रॉनिक लेवल से। और ट्रांजिशंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला यहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, ये वाले भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये अलग अलग ट्रांजिशंस हमें क्या देखने को मिल रहे थे वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर। ये वाला हमारा कौन सा था, ग्राउंड वाला, ground states, and this one is goes to excited state ओके। सो अब इसके केस में चेंज क्या होगा, हम क्या मान रहे हैं जो भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्वांटम के अंदर, क्योंकि ये सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी किसमें रहता है, क्वांटम के अंदर। तो क्वांटम के अंदर क्या होता है, एक वेव फंक्शन के रूप में होते हैं, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक वेव फंक्शन के रूप में होती है ना। तो अब वेव फंक्शन के रूप में अगर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है तो इस केस के अंदर तो क्या हो गया, सिर्फ इसका सिंगल वेव फंक्शन होगा। ग्राउंड स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन होता है, हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर का जो वेव फंक्शन होता है, जनरली हम वो यूज करते हैं। तो इसके लिए तो सेम है वेव फंक्शन, मतलब वेव फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो जो इनके ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो किससे देख लेते हैं, सिलेक्शन रूल की वजह से। अब क्या हो रहा है, यहां से ट्रांजिशन यहाँ पे आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रांजिशंस तो भले ही वाइब्रेशन ट्रांजिशंस नॉर्मली हो रहे हो इस लेवल से इस लेवल पे, बट एक डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका जो वेव फंक्शन था इसको मान सकते हैं इनिशियल ये, और जो इसका वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपकी बार फाइनल, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स का जो वेव फंक्शन होगा वो। तो अब की बार क्या हुआ, जब ट्रांजिशन हो रहे हैं तो स्टेट तो चेंज हो रही है, वाइब्रेशन लेवल तो चेंज हो रहा है, वाइब्रेशन लेवल के साथ साथ वेव फंक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको समझाने के लिए, इस केस में इंटेंसिटी को समझाने के लिए, जो ये वाला केस बना था यहाँ पे, इस केस में इंटेंसिटी को समझाने के लिए यहाँ पे हमारे आते हैं फ्रैंक कंडन, फ्रैंक साहब। और फ्रैंक साहब हमें क्या देखे जाते हैं, एक प्रिंसिपल, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के अंदर वो क्या बताते हैं, किस तरीके से वो इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो इतना आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल कोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि किसमें आई थी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना। क्यों फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल इस केस में आया, वहां पे क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, व्हाई, बिकॉज वहां पे सिर्फ हम एक वेव फंक्शन के अंदर बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव फंक्शन भी चेंज हो रहा है, स्टेट के साथ साथ फंक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग मेथड यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा इसके अंदर आता है कंडन प्रिंसिपल के अंदर। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर क्या आता है, जो मैंने भी आपको बता ही दिया, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल explain the intensity of molecule और intensity of molecule नहीं, intensity of distribution, of electrons of molecule in case of
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। मेनली जो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमें एब्जॉर्प्शन के केस के अंदर, मतलब एक्साइट होके आगे वाले स्टेट के अंदर जा रहे हैं, या फिर हमें देखने को मिलता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मैंने बोला था स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग होती है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि वहां पे एक एटम एक्साइट होता है, एक्साइट होके वो क्या करता है, डी एक्साइट होता है, और जो उसने एनर्जी ली थी वो रिलीज करता है, मतलब एक्साइट होने में उसने एनर्जी अपनी एब्जॉर्ब करी, फिर वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया, वहां से फिर रिलीज होके वो एनर्जी जो ली थी उसने वो रिलीज कर देता है। तो ये किसमें देखने को मिलता है हमें, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अंदर। और इसके अंदर भी बेसिकली ऐसा होता है, जो फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एनर्जी यहां से लेगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया, मान लो कि यहाँ पे ग्राउंड में, यहाँ पे सेकंड के अंदर गया, 0 से 2 के अंदर गया। अब फ्लोरोसेंस के अंदर क्या होता है, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि यहाँ से वो ग्राउंड स्टेट में ना आके, अब की बार जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था यहाँ पे आएगा, यहाँ का जो भी एटम या इलेक्ट्रॉन होगा वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और ये इस एनर्जी को, जो बची कुछ ये वाली नीचे वाली एनर्जी थी, इसको एब्जॉर्ब करके ये अब की बार क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रीमिशन बोलते हैं इसे, इसके केस के अंदर, है ना। तो एक तो ये होता है, तो ये क्या होगा, आप इसमें लिख सकते हो especially in absorption and sense स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, ये चीज हमें किसमें आई, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अंदर। और इसके अलावा क्या बताता है, ये बताता है कि जो वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशन हो रहा है, बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का बताता है, ठीक है, रोटेशन का ये नहीं बताता है। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अंदर क्या देखते हैं, ये वाइब्रेशन ट्रांजिशन के अंदर बताता है it tells that which vibrational transition mostly occurs during the electronic transition। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि चलो ये ठीक से ये सारी चीजें मैं बता रहा है, मन में आपके डाउट ये आना चाहिए कि सर ये हम सिर्फ थियोरेटिकली वे में समझेंगे या इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जैसे कि हम हर वीडियो में, हर क्लास में मैथमेटिकली भी इसको समझाते हुए आते हैं उस टॉपिक को। तो यहाँ पे भी वही होगा, पहले हम थोड़ा इसका थियोरेटिकली भी समझ लेते हैं कि फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल होता क्या है, इसका जनरल यूज है क्या, फिर इसके बाद में हम मैथमेटिकली इसके एक्सप्रेशन के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाइब्रेशन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस वाइब्रेशन ट्रांजिशन की है वो बताता है, किसके केस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के केस के अंदर। एंड इसके अंदर क्या होता है, मतलब वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है हमें, जो अलग देखने को मिलता है ना। तो उसका आप ये बोल सकते हैं, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, दिस विल बी गोज टू फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड। एंड थर्ड वन हम बोल सकते हैं in this principle or in this नहीं, according to this principle, according to this principle the electronic transition take place
so rapidly than vibrational ट्रांजिशन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशन ट्रांजिशन, ये क्या मतलब हुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बेसिकली हमारा हो रहा है कि दो स्टेट है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इनके बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है, वाइब्रेशन ट्रांजिशन उनके बीच में ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ का जो वाइब्रेशन लेवल है वो यहाँ के वाइब्रेशन लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पर्टिकुलर अगर वाइब्रेशन ट्रांजिशन हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक स्टेट से अगले स्टेट में जा रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलता। और वाइब्रेशन ट्रांजिशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वहां पे जो हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है वो चेंज होती है। ठीक है, तो वो चीजें हैं कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे, इससे हम ये बोल सकते हैं जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज होने से पहले ही हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिल जाता है। अब आप सोचोगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें, मतलब जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वाइब्रेशन के केस के अंदर तो चेंज होता है, तो वाइब्रेशन के केस के अंदर चेंज हो रहा है बट यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है। उसका रीजन ये है, एक तो ये हो गया, अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस सो रैपिडली देन द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ओके, व्हाई? बिकॉज the transition happens extremely fast। कौन से ट्रांजिशन? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, और इसे हम एक चीज और बोलते हैं, जो ये ट्रांजिशन होते हैं हमारे, जो फास्ट ट्रांजिशन हो रहे हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको आप ये बोल सकते हैं, इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन भी इसको बोल सकते हैं, जो यहाँ पे सारा चीजें हो रही है। ठीक है, इसको हम फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल में भी कंसीडर करते हैं, फ्रैंक कंडन अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। और सेकंड चीज हमारी बोर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन भी इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बोर्न अप्रोक्सीमेशन के बारे में, तब आपको ये चीजें रिलेट हो जाएंगी, कैसे हम इसको ये चीज भी बोल के चल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये तो बोल दिया कि फास्ट होता है, बट फास्ट क्यों होता है? बोलने से नहीं होता ना। लाइक फिजिक्स में अगर कोई भी हम चीज पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे या तो उसकी प्रूफ होता है या अजम्पशन होता है, और अजम्पशन भी है तो अजम्पशन को हम इतना डीप में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसको नॉर्मल लेके और उसके बाद के उसके फेलियर दिखाते हैं, बट ये तो प्रूफ हो चुके हैं ये। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस हैपन बिकॉज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट एंड मूव फास्ट बट the nuclei are heavy and move slow। अब हैवी क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। न्यूक्लियाई के मास के अंदर प्रोटॉन आते हैं बेसिकली, ठीक है, प्रोटॉन आ रखे हैं, बट क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियाई है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब ट्रांजिशन क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का। और मान लो इसके पूरे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है तो जो न्यूक्लियाई के अंदर होगा प्रोटॉन, वो कितने होंगे? 10 प्रोटॉन होंगे, 10 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होंगे। ठीक है, हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन। तो 10 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होंगे तो इसका जो मास हो गया, अकेले का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। प्रोटॉन का क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 एक का होता है, बट 10 टाइम्स हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी हो गया एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन जितनी फास्ट मूव करता है ये उतनी फास्ट न्यूक्लियाई नहीं कर पाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास वाइब्रेशन टेंशन होते हैं वो स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एंड वाइब्रेशन के अंदर क्या होता है न्यूक्लियाई मूव करते हैं दोनों एटम्स के, ठीक है, एज ए ऑक्सीलेशन की तरह। स्प्रिंग के अंदर हमने देखा था वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया स्लोली, सो व्हेन an electron jumps between energy levels, the nuclei are frozen in position। ठीक है, इतना हो गया। न्यूक्लियाई वहां की वहां रहती है जब तक ये ट्रांजिशन कर लेता है, मतलब पूरा ट्रांजिशन कर लिया उसके बाद न्यूक्लियाई को होश आता है कि हाँ कुछ हुआ भी है ना। तो ये चीज हुई यहाँ पे, और इसको जो बोलते हैं, अब ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो कैसे होता है, मतलब वाइब्रेशन के केस के अंदर ट्रांजिशन क्या होता है, जो दो न्यूक्लियाई हम लेके चल रहे हैं, ये तो या तो आउटसाइड जाएंगे या फिर इनसाइड आते हैं, ठीक है। इनका जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है हॉरिजॉन्टली, और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बेसिकली कैसे हो रहा है वर्टिकली, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इसके अपर स्टेट में यहाँ पे जा रहा है, मतलब इसका ट्रांजिशन क्या हो रहा है वर्टिकली। तो हम बोल सकते हैं कि जो वाइब्रेशनल प्रोसेस स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो हॉरिजॉन्टली ना होके वर्टिकली होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फास्ट मूव करते हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियाई। ओके, समझ में आ गया ये चीजें आपको? ठीक है, अगर नहीं आए तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम ये चीजें पहले लेके चलें आपके डाउट्स, एंड उसके बाद हम ये सारी चीजें आगे का जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो एज कंटिन्यू हम करके चले, ठीक है। सो द ट्रांजिशंस happens vertically on a potential energy diagram। है ना? This is the Frank-Condon approximation। और जो इनके बीच में जो ट्रांजिशन का जो टाइम लेता है, ठीक है, बेसिकली जो ट्रांजिशन टाइम होता है ट्रांजिशन टाइम ये कितना होता है 10 टू पावर माइनस में 15 सेकंड, मतलब इतना फास्ट होता है 10 टू पावर माइनस 15 सेकंड के अंदर वो ट्रांजिशन कंप्लीट भी हो जाता है। न्यूक्लियाई को होश भी नहीं होता हुआ क्या है, वो ट्रांजिशन हो भी गया। जस्ट लाइक अभी ये स्ट्राइक हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को होश भी नहीं था क्या हुआ, और हमने वहां पे बॉम्ब डाल के भी आ गए, मिसाइल्स अपनी दाग के भी आ गए। तो वही सेम चीज यहाँ पे होता है, न्यूक्लियाई को कोई होश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कर देता है अपना काम, है ना। तो ये था किसके अंदर फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, और इसको हम क्या बोल सकते हैं फ्रैंक कंडन अप्रोक्सीमेशन। ओके, अब हम ये भी जानते हैं कि दो कर्व है, दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन हो रहे हैं दोनों के अंदर हो रहे हैं, बट दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है यहाँ पे जो वाइब्रेशन लेवल है उनके बीच में ट्रांजिशन हो रहे हैं। मतलब जो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर है और जो ग्राउंड स्टेट के अंदर है, जो इनमें ट्रांजिशन देखने को हमें मिल रहे हैं बेसिकली तो दो कर्व अलग अलग कर्व के बीच में हो रहे हैं, बट हो किन के बीच में रहे वो
वाइब्रेशन लेवल्स में, मतलब इसके वाइब्रेशन लेवल और इसके वाइब्रेशन लेवल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसके वाइब्रेशन लेवल होंगे वो वेव फंक्शन हमारा क्या है, एक वेव फंक्शन है इनिशियली वाइब्रेशन लेवल, और इसके हो जाएंगे फाइनल वाइब्रेशन लेवल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सो ईच कर्व कंटेन वाइब्रेशन लेवल्स। ठीक है, हमें पता है वाइब्रेशन लेवल होते हैं। और एक चीज और भी हमने देखी थी कि क्या होते हैं, वर्टिकली होते हैं। तो इसके केस में हमारा क्या हो जाएगा, सो द मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन आर दोज, कौन से ट्रांजिशन होंगे, जहां पे वेयर वाइब्रेशनल वेव फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल और फाइनल के स्टेट हैव द मोस्ट ओवरलैप। मोस्ट ओवरलैप दैट मीन वहां पे जो इनके ट्रांजिशंस होंगे, जो प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं मेनली क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जहां पे सबसे ज्यादा होगी वहां पे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। और जो इस केस के अंदर हम जो प्रोबेबिलिटी देखते हैं वो एक फैक्टर के रूप में देखते हैं, फ्रैंक कंडन फैक्टर से। ठीक है, फ्रैंक कंडन फैक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज हम किससे देखते हैं, where vibrational wave functions of initial and final states have the most overlap and this is given by Frank-Condon फैक्टर। ठीक है, फ्रैंक कंडन फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं FCF। अब फ्रैंक कंडन फैक्टर क्या होता है, दो केस में बताऊंगा आपको मैं ये चीजें। एक हम लेके चलेंगे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, एक हम लेके चलेंगे एन हार्मोनिक। बेसिकली हार्मोनिक के अंदर क्या होता है, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल दैट इज इन आइडल केस, आइडल केस के अंदर मतलब हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, हार्मोनिक केस के क्या होगा अंदर इसके, फ्रैंक कंडन फैक्टर जो होगा ये होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड साइन स्टार फाइनल, और फाइनल हमारा क्या था म्यू प्राइम, एंड आ जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स साइन डबल प्राइम डीएक्स। अब ये तो किसके चीज के अंदर है हमारा, ये हमारा क्या बोल सकते हैं आप इसको, आइडल केस के अंदर है। और इसका हम देखते हैं इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आ गया, आइडल केस के अंदर। और जो हम रियल में लेके चलते हैं रियल केस, ठीक है, एंड इन रियल केस मतलब एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर हम क्या लेते हैं, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल को, सॉरी फ्रैंक कंडन फैक्टर को। अब ग्राउंड से तो क्या होगा, नॉर्मल वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहेगा, मतलब ये तो क्या रहेगा अपनी सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर एक्स। बट जैसे ही वो एक्साइट होगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो रेस्ट में होता है। आइडल केस के अंदर हमने क्या माना, रेस्ट में होता है।
बट कुछ तो उसमें वाइब्रेशन होगा ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि लाइक बिल्कुल ही वाइब्रेशन नहीं हुआ, हल्का सा वाइब्रेशन होगा जिसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि नहीं हुआ ट्रांजिशन। बट जब हम कर्व की बात करते हैं, जब हम कर्व की बात करें तो कर्व में क्या होता है, ट्रांजिशन तो यहां से यहां पे भी हो रहे हैं, तो जो इसकी डिस्टेंस हो रही है यहां से ग्राउंड से, तो जो ये वाली डिस्टेंस है इससे तो ये डिस्टेंस चेंज हुई ना, मतलब अगर इसको मान रहे हो आप एक्स, तो ये तो क्या हुआ, एक्स में थोड़ा तो चेंज हुआ ना, मतलब जो चेंज होता है वो हम किस में लेके चलते हैं, एन हार्मोनिक के अंदर। मान लिया कि नॉर्मली केस के अंदर जो ट्रांजिशन ये वाला होता है फास्टर देन न्यूक्लियर ट्रांजिशन के होता है, बट कुछ चेंज होता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि आइडियल केस के अंदर बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, वो क्योंकि क्वांटम की बात कर रहे हैं, क्वांटम के अंदर ये चीजें हमें देखने को पड़ती है, क्लासिकल वे के अंदर हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, छोटे छोटे जो बारीक से जो हमें नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं होती, या फिर 0.0001% जो होते हैं उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट इन केस ऑफ क्वांटम हम उनको कंसिडर करके चलते हैं। ओके, सो अगर ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है और मान लो इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है वो डी है, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, अब की बार हमारा क्या होगा, डिस्टेंस चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज होने की वजह से क्या होगा, अब की बार हमारा जो ये होगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस डी, ओके, एंड डी एक्स, ठीक है, एंड देन ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस यहाँ पे थी इनिशियली केस के अंदर, उस डिस्टेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है डी का, ठीक है, डी का क्या आ रहा है उसके अंदर, चेंज आ रहा है, मतलब वो कम हो रही है, अपनी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उससे कम हो रहा है ना, कम या ज्यादा, तो ये वाला डिस्टेंस में मिलेगा, और जो आइडियल केस हमारा आएगा, आइडियल केस के अंदर जो इक्वेशन आएगी हमारे पास क्या आएगी, कि बार ये वाली इक्वेशन हमारे पास वहां पे देखने को मिलेगी। समझ में आ गया आपके, ओके, तो ऑक्सीलेशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली इक्वेशन आएगी, जो चेंजेस के अंदर आएगा दिस वन, आइडल केस लेके चले थे, आइडल से हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया, गॉट इट, ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे कि, हाँ सॉरी, पहले तो हम दोनों के फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस क्या होंगे, तो फंक्शंस बेसिकली हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वाले रहेंगे, वे फंक्शन, बस चेंज उनमें क्या आता है, ये डिस्टेंस का चेंज आता है, एक्स माइनस डी आ जाएगा वहां पे, जहां पे एक्स हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो फंक्शंस में क्या डिस्टेंस आता है वो देखते हैं कि फंक्शंस जो होंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट देना, इसको देना सेकंड, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन एक्स, इन जनरल केस के अंदर इक्वेशन लेके चलते हैं, फिर बाद में एक्स के हम एक बार एक्स रख देंगे, एक बार एक्स माइनस डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे मान सकते हैं वी, तो ये होता है हमारा एम ओमेगा अपन में पाई एच कट की पावर 1/4 1 डिवाइड में 2 की पावर म्यू एंड गामा म्यू आता है रूट में एच म्यू एम ओमेगा अपन में एच कट एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में एच ओमेगा अपन में 2h कट एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये किस में आते हैं हमारे पास, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस के अंदर ये वाला जो होगा, तो इसके केस के अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये वाला इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब अगर ये वाला हम केस लेके चल रहे तो यहाँ पे x की जगह ये क्या कर देंगे, ओनली x रहेगा, अगर हम ये वाला केस लेके चल रहे तो x की जगह क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, x माइनस डी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस केस के अंदर, ठीक है, फिर यहां से हम क्या निकालेंगे, फ्रैंक कंडन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, फ्रैंक कंडन फैक्टर की जब हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो हम देखते हैं कि वहां पे जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, मतलब जिस ट्रांजिशन की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, दो ट्रांजिशन हमारे पास ये और ये, मतलब म्यू बार, म्यू डबल प्राइम और म्यू प्राइम, तो हम लेके चलेंगे 0 0 वाला केस ले सकते हैं, 1 0 वाला केस ले सकते हैं,
0 1 वाला केस ले सकते हैं या फिर 1 1 वाला केस ले सकते हैं। 0 0 वाला केस कौन सा हो गया, जहां पे ये वाला जीरो किसको डिनोट करता है, म्यू प्राइम को, एंड देन आगे वाला म्यू डबल प्राइम को। ऐसे ही म्यू प्राइम म्यू डबल प्राइम, म्यू प्राइम म्यू डबल प्राइम और ये म्यू प्राइम म्यू डबल प्राइम। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल से हम उसकी इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी नॉर्मल जैसे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर करके चलते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये वाला जो फंक्शन होता है एच कट एक्स, इसको हम बोलते हैं हर्माइट पोलिनोमियल। ठीक है, जो कि 0 के केस के अंदर क्या होता है 1, 1 के केस के अंदर क्या जाएगा 2, और ये वाले पूरी फंक्शन एज इट इज एम में एच कट एक्स। H2 के केस के अंदर हो जाएगा 4, इस पूरे का स्क्वायर एम में एच कट रूट एक्स इसका स्क्वायर माइनस में 2 एंड देन दिस टर्म। ऐसे हम इसकी आगे वैल्यूज देखेंगे, आगे वैल्यूज देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बेसिकली हम इन चार के निकालने के तो हम इन दोनों की वैल्यू से ही हमें ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपका होमवर्क ये है की बार, ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि आप क्या करोगे, इसके लिए निकालोगे, इन सब के लिए इक्वेशंस निकालोगे, डायरेक्ट आप लास्ट तक सोल्व करोगे, फिर वहां से आप वैल्यू सब कंपेयर करोगे किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। ओके, तो ये हमारा फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अंदर हमने सारी चीजें देखी। अब इसका जो इक्वेशन नंबर 2 से जो समरी आएगी इसकी हमारे पास, ठीक है, आपका होमवर्क है ये, आपको ये करना है, ये पूरा सोल्व करना है यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, फिर आपको कंपेयर करना है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद किसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आती है। अगर कोई प्रॉब्लम आए, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में बताना इसकी वीडियो की, फिर हम इसको लेके चलेंगे। मैं सोल्व करूंगा अगर आपसे सोल्व नहीं होते हैं तो, बट आपको पहले ही ट्राई करना है ये चीजें सोल्व करके। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, सो इक्वेशन 2 shows that larger overlap, क्योंकि ओवरलैप नोट कर रहा है ये, हायर इंटेंसिटी इन स्पेक्ट्रम। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें ये आता है कि जो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन होता है फ्रैंक कंडन फैक्टर के अकॉर्डिंग, ये आपने उतार लिया होगा, ये सारी आपने लिखनी होगी कैलकुलेशंस, देखना। तो इसमें क्या होता है, नाउ फ्रॉम फ्रैंक कंडन फैक्टर इन सर्टेन केसेस, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल जो टेम्परेचर हमारा होता है, ठीक है, इन सर्टेन केसेस ट्रांजिशन 0 0 are the most intense and some other cases just like higher temperature। और हायर टेम्परेचर पे क्यों चेंज होता है ये भी मैंने आपको बताया था हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, कि हायर टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं एट रूम टेम्परेचर, वो क्या करते हैं टेम्परेचर लेके
एक्साइटेड स्टेट के अंदर ऑलरेडी चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहले से चले गए हायर टेम्परेचर के ऊपर, तो जब लाइट वहां पे उनके ऊपर इमिट होती है तो क्या करेंगे, नीचे से ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन हो रहे हैं, बट अब की बार क्या है, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ऑलरेडी है, तो वहां से ज्यादा ट्रांजिशन देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि हमने क्या बात की था, फंडामेंटल बैंड्स, ओवरटोन्स एंड हॉट बैंड के केस के अंदर हमने वो चीजें देखी थी। क्लास नहीं देखी है तो क्लास जरूर देखना, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये दो लाइंस क्यों लिखे जाए ये वाले समझ में आए। एंड सम अदर केसेस लाइक हायर टेम्परेचर, some other transition is the most intense. Okay, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल बेसिकली था क्या, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक क्यों हम ये कर रहे हैं, इंटेंसिटी देखने के लिए कर रहे हैं, बाकी और कोई भी नहीं है। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अंदर कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ हम इंटेंसिटी देखने के लिए ये प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो why it matters। पहला तो क्या बताता है ये, predict which transitions are allowed and which are most intense। ठीक है, पहली चीज ये बताते हैं। सेकंड चीज हमें क्या बताते हैं, सेकंड चीज एक्सप्लेन्स why emission spectra are often mirror images of एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, थर्ड वन क्या बताते हैं, important in laser design, molecule fluorescence, photochemistry and OLEDs, optical light emitting diodes। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, हमें ये देखने मिलती है कि कहाँ कहाँ इसका फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल का यूज होता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा रोटेशन फाइन स्ट्रक्चर। रोटेशन फाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, क्या वहां पे भी इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई प्रिंसिपल आता है या फिर वो अपने आप में एक इंटेंसिटी अपनी शो करता है। इन सभी सवालों का जवाब हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको तुरंत मिले। बाकी कोई डाउट है इस क्लास के अंदर तो मेरे को डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन जरूर करना। अगर उसमें कोई डाउट है, उस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डाउट आता है आपको तो मेरे को बताना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को पूरा आपके लिए पूरा उस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा फिर मैं। ठीक है, बट पहले आप ट्राई करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं। ठीक है, एकेडमिक्स में पेपर आपको लिखना है, मेरे को नहीं। समझाना आपको है, मेरे को नहीं। मेरे को पता है, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बट
आप टीचर्स को क्या समझाओगे, कैसे उनको समझाओगे, या फिर आप पीएचडी इंटरव्यू में बैठे वहां पे कैसे अपनी बात को जस्टिफाई करोगे, उस चीज के लिए आपको ये प्रैक्टिस जरूर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।